नवसत्र और आज के पहले ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मेरा व्याख्यान बीएससी प्रथम वर्ष रसायन शास्त्र की जो तीसरी किताब है भौतिक रसायन, उस पर होगा। तो उसके सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट में लगभग 2 चैप्टर हैं और यूनिट 4 जो है उसमें केवल 1 चैप्टर है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर है। यूनिट सेकंड में आपके गैस अवस्था और द्रव अवस्था है। यूनिट थर्ड में आपके कोलाइडी विलयन और उसके साथ ठोस अवस्था है। यूनिट 4 में केवल एक चैप्टर है आपका नाभिकीय रसायन और यूनिट 5 में है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके साथ में है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए, ये तो हो गया सिलेबस। अब हम देख लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो टोटल 50 नंबर का आएगा, 50 अंकों का। आपके पेपर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा, तो टोटल हो गया 5। पार्ट बी में आपके टोटल हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके टोटल 5 यूनिट हैं, तो हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से करना है। यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन, यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन, ऐसे 3, 4, 5 यानी टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 5 नंबर का होगा, तो कुल अंक हो गए आपके 25। पार्ट सी जो है उसमें आपको पूरी किताब में से कहीं से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 4 प्रश्न में से आपको किसी भी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और उसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा, तो कुल हो गए आपके 20 अंक। तो तीनों को जोड़ लिया जाए, 5 + 25 + 20, तो आपका हो गया 50 अंकों का पेपर। तो ये था सिलेबस और पेपर का पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने यूनिट 5 में से एटॉमिक स्ट्रक्चर को लिया है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत एटॉमिक स्ट्रक्चर से होती है। तो अपन देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। आपने अपने 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते वो कहलाता है परमाणु, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह कहलाता है परमाणु। परमाणु की जो डेफिनेशन है, जो हमने परिभाषा अभी पढ़ी, उसमें एक शब्द आया है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान है, जिसने कोई जगह घेर रखी है, या फिर जिसके होने का एहसास हमें हमारी इंद्रियों से हो जाए, तो वो पदार्थ कहलाएगा। आपके चारों ओर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सभी पदार्थ है, क्योंकि उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, उन्होंने जगह घेर रखी होगी और उनके होने का एहसास आपको अपने किसी भी इंद्रिय से हो रहा होगा, जैसे देखने से, सुनने से, स्मेल करने से, टेस्ट करने से या फिर टच करने से। तो आपके चारों ओर जो भी है वो सभी पदार्थ है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन एयर का। हवा जो है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन जब हवा चलती है तो हमें हमारी स्किन को टच होके जाती है, तो हमें उसके होने का एहसास हो जाता है। तो हवा भी एक पदार्थ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण जो है वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। इसको आप ग्राम्स में चेंज भी कर सकते हैं और टन्स में भी चेंज कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.65 इंटू 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। तो अगर द्रव्यमान की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे अधिक द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन का, उसके बाद होगा प्रोटॉन का और इसके बाद सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन का। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य माना गया है। तो देखिए, जब परमाणु की संरचना के बारे में ज्ञात किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब नाभिक की भी खोज हुई। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने 100 नैनोमीटर की एक थिन गोल्ड फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट उस पर कराया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स के लगभग 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से पार हो गए और लगभग 1% या फिर हम कह सकते हैं कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा करके 180 डिग्री पर वापस आया। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि परमाणु की जो संरचना है उसमें केंद्र में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको नाभिक कहा गया और नाभिक में प्रोटॉन है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ और 180 डिग्री पर अल्फा कण वापस आया। तो नाभिक की तो खोज हो गई, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया क्योंकि उसने काफ़ी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उदाहरण के तौर पे रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं बता पाया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या उनकी ऊर्जा बराबर है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो कम किसकी है, ज़्यादा किसकी है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया। रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जानी चाहिए थोड़ी देर बाद और इलेक्ट्रॉन को टोटली नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमाणु तो स्थायी है, तो इतना नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम क्यों नहीं होती, ये भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बता पाया, इसलिए ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद मूल कण के बाद होता है, देखिए इसमें मूल कण तो 3 है, लेकिन इसके अलावा और भी पार्टिकल्स नाभिक परमाणु के अंदर होते हैं, जैसे मीसॉन्स है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन है। तो कई ऐसे कण हैं जो इसके अतिरिक्त भी परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन मूल कण ये तीनों हैं। इसके बाद है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। आप ध्यान रखिए कि परमाणु क्रमांक जो है किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ना इलेक्ट्रॉन ना न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, तो थोड़ा एक सिंबल आप देख लें कि ये जो x दिया हुआ है, अगर किसी परमाणु को, किसी तत्व को हम x द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये जो z लिखा गया है ये परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉन की संख्या है, और ऊपर जो a लिखा गया है वो है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको न्यूट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि a आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं, a इधर भी लिखा जा सकता है और a इधर भी लिखा जा सकता है। z क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और a क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं या फिर हम उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी
तत्व या किसी परमाणु पर जब तक आवेश नहीं है तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर रहेगी। जब तक आवेश नहीं है तब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। ये देखिए, ये हो गया 11 और उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो है 23। द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई और क्योंकि इस पे आवेश नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 11 सेम रहेगी। और न्यूट्रॉन की संख्या जब भी आपको निकालनी है ए में से जेड को माइनस कर दीजिए, आपकी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या आपके आ जाएगी। तो आप जब इसमें से 23 में से 11 को घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड से निकालेंगे। इसी में अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं Na+। अब देखिए इस पे आवेश आ गया है। जब आवेश नहीं था तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन जैसे ही आवेश आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं रहती। किसी भी परमाणु पे प्लस चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, माइनस चार्ज तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर हम Na+ की बात करें तो परमाणु क्रमांक तो 11 है ही उसका, तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रह जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन आप देखिए सोडियम के अंदर 11 थे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस का चार्ज आएगा, यानी 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रह गए 10। और तीसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 12 ही आएगी। तो आपको इस कैलकुलेशन से एक चीज पता पड़ गई कि परमाणु पर आवेश हो चाहे नहीं हो, न्यूट्रॉन की संख्या में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा A माइनस जेड से ही निकलेगी, चाहे वो चार्ज परमाणु हो, आवेशित परमाणु हो या फिर आवेशित नहीं हो। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो इम्पोर्टेंट है आपके प्लांक थ्योरी। प्लांक का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में ना होकर पैकेट के रूप में होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सूर्य से जो भी किरणें आ रही हैं वो ऊर्जा का स्रोत है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उससे बचते हैं। और सर्दियों में हमें क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए हम सूरज की रोशनी में जाते हैं। तो जो सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का प्लांक्स का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो है वो सतत रूप से ना होकर के पैकेट्स के रूप में होता है। यानी जो ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती है। तरंगों की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के अनुपाती समानुपाती होती है, और इसका जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा h और ये न्यू। देखिए E ऊर्जा है, न्यू जो है वो आवृत्ति है, E ऊर्जा है, h प्लांक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10 के घात -34 जूल सेकेंड। जो आवृत्ति है उसको अपन c अपॉन ऑफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। c क्या है, प्रकाश का वेग जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा प्लांक का वो हो जाएगा E इक्वल टू h c अपॉन ऑफ लैम्डा। तो आपको h केवल जो तरंग है उसकी वेवलेंथ आपको दी जा सकती है, और देने के बाद आपसे उसकी ऊर्जा के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि c एक स्थिरांक है और h भी एक स्थिरांक है।